हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, वो हम लोग उसी बुक का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जीएस का। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है और मेडिवल मध्यकालीन भारत भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, वो टॉपिक हमारा है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आधुनिक भारत में हमारा जो टॉपिक है पहला, वो क्या है? उत्तरकालीन मुगल भारत। ठीक है, मुगल सम्राट। तो चलिए हम जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? पुराना नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाखवे खयूर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। बहादुर शाह को साहवे खयूर के उपनाम से भी जाना जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जो जहांदार शाह था ना, वो बेवकूफ़ किस्म का शासक था एक तरीके से। तो उसे उसकी जो प्रजा है ना, वो लंपट मूर्ख भी कहती थी। फारूक शेर को मुगल वंश का घृणित व कायर कहा गया है। फारूक शेर जो था ना मुगल काल में, तो उसे जो है मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब जब नेपोलियन की बात आई है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे, तो आप लोग बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और साझा का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया था। जो कोहिनूर हीरा था ना, वो पहले भारत के पास था, लेकिन भारत के पास से कोहिनूर हीरा लेके नादिर शाह ही फारस चला गया था। ठीक है। तख्ते ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउत पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर शासन कर लिया था। फिर हुआ पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक। मतलब मुगलों से जो जो राज्य स्वतंत्र होते गए थे, उनके फिर संस्थापक कौन बने? पहला अवध, शासक कौन हुआ? सादत खां। दूसरा हैदराबाद, शासक चिनकिलिच खां या निजाम सुल्क आसफ जहां। तीसरा रोहिलखंड। तीसरा कौन सा है? रोहिलखंड, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। चौथा बंगाल, बंगाल का कौन था? मुर्शिद अली खां। पांचवा कर्नाटक, कर्नाटक का था सादुल्ला खां। छठवा भरतपुर, भरतपुर का कौन था? चूड़ामल एवं बदन सिंह। चूड़ामल एवं बदन सिंह। नोट क्या लिखा हुआ है? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को चुरान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मोहम्मद अमीन था। सादत खां का जो असली नाम था वो क्या था? मोहम्मद अमीन था। ठीक है। नेक्स्ट, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद जो है वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है वो मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। नेक्स्ट,
बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जो था ना वो अंतिम मुगल सम्राट था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो कौन था वो? बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्या है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से थे? बहादुर शाह। कब से कब तक इनका शासनकाल था? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। जहांदार शाह 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नदी समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। 1509 ईस्वी में अल्फांसोसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के वायसराय बने। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ये क्वेश्चन जो है ना ये पूछ लिए जाते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो ये आप सब लोग को याद होना चाहिए। पुर्तगालियों ने जो अपनी व्यापारिक कोठी पहली खोली थी वो कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। ठीक है। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस हस्तमान था। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डैस्तमान था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा युद्ध से हुआ था। डचों का भारत में जो अंतिम रूप से पतन हुआ था वो अंग्रेजों एवं डचों के बीच में जो बेदरा का युद्ध हुआ था उससे हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे एवं पहला जो गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पूछ लिया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली थी। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में खोली गई थी। अब ये हो गया अंग्रेजों की। अब बताओ पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और इसमें दे रखा है कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में खोली गई थी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टम में अपनी एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सोतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर
फोर्ट विलियम का निर्माण किया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्निक ने रखी थी। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। भारत में जो फ्रांसीसियों की जो पहली कमेटी है ना, वो फैको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रारंभ हुआ था। पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से लेकर 1748 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रारंभ हुआ था। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रथम युद्ध था जिसके द्वारा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि वो किसकी संधि हुई थी। बताइए किसकी संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 में हुआ था। दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो 1749 से 1754 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी यहाँ पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गौंडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ ही युद्ध का विराम हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ। शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश है। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया था। पेरिस की संधि जब हुई थी तो ये जो युद्ध है ना वो समाप्त हो गया था। ठीक है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आकर कूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा ही अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य राज्यों को लौटा दिया था, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के ही कब्जे में रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो हमारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य है। ठीक है। तो आज जो है वो हम वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इशू है, इस वजह से जो है आज मुझे वीडियो ये 16 मिनट पे ही बंद करनी पड़ रही है। बाकी का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ये जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। बाकी का हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।